दोस्तों, आइए हम सब बिना समय गँवाए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसको एक बार सुन लेना है, सुन कर के नोट भी कर लेना है। अगर किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में या किसी भी सामग्री में आपको डिटेल मिलता है तो इन टॉपिक को डिटेल में तैयार कर लेना है। तो आइए देखते हैं, पहला है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ बाय द इकोनॉमिस्ट, तो ये है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इकोनॉमिस्ट द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली का रैंक क्या है? न्यू दिल्ली का रैंक है आपको 112th, ठीक है, याद रखना है। न्यू दिल्ली का जो रैंक है 112 है और मुंबई का जो रैंक है वो 117 है, 117। तो काफ़ी पुअर कंडीशन है। आप देख सकते हैं इंडिया के सिटी जो रहने लायक नहीं है, मतलब इतना बर्डन है इन पे कि बेसिक जो नीड है, बेसिक जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ नहीं मिल पाती है। अब इसी में देखें ऑस्ट्रियन वियना, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, ऑस्ट्रिया आपको पता ही है कि यूरोपियन कंट्री है और जिसकी कैपिटल है वियना। वियना अभी फर्स्ट रैंक पे है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। वियना फर्स्ट रैंक पे है, न्यू दिल्ली 112th पे है और मुंबई 117th पे है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के सिटी की बात करें तो कराची एंड बांग्लादेश कैपिटल ढाका, ये भी काफ़ी जो है ना काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो लिस्ट लाइवेबल हैं, यानी यहाँ रहने लायक कंडीशन और भी ख़राब है, ठीक। तो ये अब देख सकते हैं आप। दूसरा एक न्यूज़ आपने देखा होगा, आपको इंडियन जर्नलिस्ट राना अयूब वन द 2022 इंटरनेशनल जॉन अबुकन अवार्ड। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। और यूएस यानी अमेरिका का हाईएस्ट प्रेस फ्रीडम अवार्ड है, डेडिकेट्स टू जेल स्क्राइब्स। तो ये इंडियन जर्नलिस्ट राना अयूब को दिया गया है जॉन अबुकन अवार्ड, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। अभी एक स्टेटमेंट आया है जो काफ़ी जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो इस तरह की चीज़ें आपको काम आती है। जैसे एन वी रमन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जुडिशरी इज आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एलोन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कहीं पे भी इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो लिख लेना चाहिए कहीं पे, टू एंश्योर चेक एंड बैलेंस envisaged in constitution with need to promote constitutional culture in India। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख करके और हिंदी वाले इसको ट्रांसलेट करके भी काम चला सकते हैं। तो इस लाइन को जरूर लिख लीजिए, जुडिशल रिफॉर्म हो या फिर जुडिशरी का रोल है तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। आपको पता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन काफ़ी पहले बन गया था, इन 2003 में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आया था। और ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या था? इंडिया ऑफिशियली एक्सेप्टेड ए न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन द नो फर्स्ट यूज NFU पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज, यानी ये एटॉमिक वेपन का पहली बार यूज नहीं करेगा, पहला यूज नहीं करेगा, इसी को NFU पॉलिसी कहा जाता है। और न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी केप्ट एज ए क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक, ठीक है। अभी आपके जो है ना ये इशूज भी उठा था कि इंडिया ने अपने गरिमा के अनुसार जो पहले का इसका पॉलिसी रहा है उसी को फॉलो करता रहा है, ठीक है। मिनिमम डिटेरेंस रखेगा, कोई हम पे हमला ना करे, ठीक है। और इंडिया नहीं चाहता कि हम किसी पे हमला करें, लेकिन मिनिमम डिटेरेंस न्यूक्लियर आपका वेपन का मिनिमम डिटेरेंस रखेगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसको आपको ध्यान में रखना है। कभी भी जो है न्यूक्लियर आपके वेपन से रिलेटेड या डिसआर्मामेंट से रिलेटेड, ठीक है, CTBT NPT से क्वेश्चन आता है तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका लाइन्स रहेगा, फैक्ट रहेगा, इसको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना। NFU पॉलिसी वुड बी फॉलोड एंड इंडिया वुड द यूज न्यूक्लियर अटैक ओनली एज
रिटेलिएशन अगेंस्ट ए न्यूक्लियर अटैक। तभी हम बात कर रहे थे कि तभी हम यूज करेंगे, इंडिया यूज करेगा जब कोई फर्स्ट अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हाँ, इंडिया वुड नॉट लॉन्च ए, ये भी है, नॉट लॉन्च ए न्यूक्लियर वेपन अटैक अगेंस्ट एनी नॉन न्यूक्लियर स्टेट, कि जिसके पास अगर कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इंडिया उसके अगेंस्ट किसी तरह का जो है ना न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका पॉलिसी है, इसको याद कर लेना है। अभी हांगकांग जो है ना चर्चा में रहा है। आप देखिए, हांगकांग वन ऑफ द एशियाज रिचेस्ट सिटी, ग्लोबल बिजनेस सेंटर यानी हब कह सकते हैं, ग्लोबल बिजनेस हब है। ये क्या हुआ था, ये आपको रिटर्न टू चाइना ऑन जुलाई 1 1997 में आपको ब्रिटिशर्स द्वारा ये चाइना को दिया गया था 1997 में। 1997 तो अब अभी कितना 25 ईयर्स हो गया, 25 साल, तो इसलिए इस चर्चा में रहा है। तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, इस तरह की खबरें प्रीलिम्स वगैरह में आ जाती है। इधर आप देखे होंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड रूल अभी बनाया गया है। तो कुछ मेन जो इंडिया के मेन इन्वायरमेंटल लॉज हैं इंडिया में कौन कौन से, इसको याद कर लेना है, लिख लिख करके ऐसी चीज़ें याद कर ले कि किसी भी आंसर में इसको आप दे सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड या आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा जो है ना क्वेश्चन आता है, तो इसको आप दे सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, एक्ट हैं, और इसको याद रहेगा तो आपके आंसर की महत्ता जो है ना बढ़ जाती है। तो इसको आप देखें। इसको आप देखें, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत ही फेमस है, इसको आप याद कर लें। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और उसके पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। वाटर कंजर्वेशन या वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको याद कर लेना होगा और उसका यूज भी करना होगा। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो 3 ये इम्पोर्टेंट लॉज है, एक्ट हैं, इसको याद कर लेना है 3। और इससे रिलेटेड जो रूल बनाए गए हैं, रूल्स मेड अंडर द एबव एक्ट, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो चर्चा में रहा है उसकी बात करें तो आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 चर्चा में रहा है। अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये भी एक लॉ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और इसके पहले हमने 3 लॉ देखे हैं। तो 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके तहत आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स बनाए गए हैं 2022। इसको डिटेल में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो इतना ही आपको याद रखना है। इडियट सिंड्रोम आपने सुना है, तो देखिए, इडियट सिंड्रोम, द इंटरनेट डेराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट सिंड्रोम, एक सिंड्रोम नाम दे दिया गया है। देखिए क्या है, इडियट सिंड्रोम इसको कहा गया है। आप भी हम भी कई बार जो है इसमें फंस जाते हैं। मेडिकली कॉल्ड साइबरकोंड्रिया इसको कहा जाता है, अगर हम मेडिकली टर्म में देखें। व्हेन द पीपल ब्लाइंडली ट्रस्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, ब्लाइंडली अगर हम ट्रस्ट करते हैं जो आपके इंटरनेट पे जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है, तो उसी को हम कहते हैं साइबरकोंड्रिया या फिर इडियट सिंड्रोम कहते हैं ऑनलाइन। एंड स्टॉप देयर ट्रीटमेंट एब्रप्टली, दस लीडिंग टू मेकिंग ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज हार्ड फॉर डॉक्टर। मतलब यही है कि अगर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है मेडिकल से रिलेटेड, तो उसको साइबरकोंड्रिया कहते हैं या फिर उसको इडियट सिंड्रोम भी कहा जाता है। एक और न्यूज है, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इज नाउ फुली ऑपरेशनल इन तेलंगाना। कई सालों से काम चल रहा था, तो अब जो है ना ये फुली ऑपरेशनल हो गया है तेलंगाना में।
कितनी इसकी क्षमता है सोलर पावर प्रोजेक्ट की? 100 मेगावाट की है। इट इज़ पावर्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फीचर्स। ये अपने इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये याद कर लो कि कितना मेगावाट है, 100। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 100 मेगावाट के लिए कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ठीक है। द प्रोजेक्ट स्प्रेड ओवर 500 एकड़, 500 एकड़ पे फैला हुआ है। इसका रिजर्वायर जो है 500 एकड़ पे फैला हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है ये। दोस्तों, ये रहा कुछ क्विक खबरें जो आपके यूपीएससी या अन्य प्रोविंशियल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये क्विक एक न्यूज़ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अन्य स्रोतों से भी इसको इनरिच करना है। मेरा काम ये है कि आपको ये टॉपिक बता दें, कुछ चीज़ें बता दें, चूँकि बहुत जो है ना डिटेल में यहाँ समझाना संभव नहीं है, तो डिटेल में आप बेसिक जानते रहेंगे। देखिए, मेन काम क्या है? मेन काम है पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना क्या है। तो हम बता देंगे कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो जो पढ़ना है उस पे ज़्यादा फोकस करना है, जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़ देना है। तो चलिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।